तो बावल में मैं ये देखता हूँ कि भाई सबका राइट है इलेक्शन लड़ने का और टिकट मांगने का। तो बावल मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मैं उसी में मेरा रेजिडेंस है और उसी में लोग मिलने आते हैं। तो मैं देखता हूँ कि बावल के जो लोग हैं अगर उनका सम्मान हम करते हैं तो वो हैप्पी फील करते हैं और वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमें आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बावल के लिए अभी आगे पार्टी डिसाइड करेगी, बट मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं है और वो 2 बार के विधायक है। बट मेरा अपना एक प्रोफाइल है, मैं एक अपने प्रोफाइल के हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो काम है मैं वो करता हूँ और वो उनका जो काम है उन्होंने किया है। अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं समझता हूँ कि पार्टी इनको टिकट दे और मैं उनके साथ रहूँगा। अगर मान लो पार्टी को ये लगा है कि भाई कृष्ण अच्छा काम कर रहा है पार्टी के लिए, तो पार्टी कृष्ण को टिकट दे, वो मेरे साथ रहे। राम सिंहपुरा साइड में मैं गया वहाँ उसमें जब मैं गया तो वहाँ पे बड़ा धुआं और इस तरह की चीज़ें थी, क्योंकि वो बिल्कुल पहाड़ बनता रहा। मेरा ये सब्जेक्ट भी है गार्बेजिंग, स्वीपिंग और सीवरेज सिस्टम। जैसे इको ग्रीन का भी मैं इको ग्रीन के जो गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जो बतवाड़ी में जो इन्होंने पहाड़ बना दिया था, बावल के जो लोग हैं वो बड़े दुखी हैं और जो बावल के जो लोग हैं उनको मैं पूरा सम्मान दूंगा। और मैं ये कहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग होते हैं वो फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। भाजपा में मैंने इसलिए चुना क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं पार्टी के, तो उनको मैंने देखा कि भाई ये जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके चलती है पार्टी। राव साहब यहाँ के साउथ हरियाणा के एक बड़े लीडर हैं और उनके साथ मेरा कभी भी ऐसा रहा नहीं कि भी कोई इस तरह की बात हुई, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं सबके साथ मिलके चलता हूँ और वो तो उनका आशीर्वाद मुझे लगता है कि बना रहेगा। उनके साथ मैंने काम किया और बहन आरती राव के साथ भी काम किया, सभी प्रोग्राम में मैं रहा हूँ और कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई इस तरह की दिक्कत। इंडिया में मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा अगर सैलरी सफाई कर्मचारियों को मिलती है तो हरियाणा में मिलती है। सफाई कर्मचारियों के बारे में चाहे सीवरेज सिस्टम हो, चाहे आपका गार्बेजिंग हो, चाहे आपका स्वीपिंग हो, स्वीपिंग में इनका मेरा ये रहा है कि गार्बेजिंग में या सीवरेज में कि हम इनको मैकेनाइज कैसे करके इनको रिहैबिलिटेट कैसे करें। ये हमने पॉलिसी बनवाई कि भाई जो भी कर्मचारी है उसको आप निकाल नहीं सकते, चाहे वो ठेकेदार आपके 10 बदल जाए। मैंने काम किया है सीवरेज सिस्टम के लिए, जो काम किया सीवरेज में जो डेथ होती थी उसको अब 0 टॉलरेंस पे आ गई है वो हरियाणा में, और वो जो डेथ हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर्स में हो रही है। और इस पे मैं ये कहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया, क्योंकि जो क्रिमिनल लेयर से जो ऊपर चले जाते हैं लोग, जैसे मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ एक तरह से, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो एंड ऑफ द क्यू लोग हैं, जो वो चीज़ें वहाँ पे सफरर हैं, वो उस तरीके का उनको बेनिफिट नहीं मिला है। और वो बेनिफिट ले तो कैसे ले, क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है, वो एजुकेशनली उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं और उसमें वो स्ट्रीम लाइन में वो पीछे रह जाते हैं। तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए और इसका मैं स्वागत करूँगा कि नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, बावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों में एक नाम इंजीनियर कृष्ण कुमार का भी आता है, जो भाजपा से तैयारी कर रहे हैं। इंजीनियर कृष्ण कुमार भाजपा नेता के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के रूप में एक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आज हम इनसे सफाई आयोग के बारे में बात करेंगे, आज हम इनसे राजनीति की बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, आप यही बताइए, आपने राजनीति की शुरुआत बावल से की, तो बावल को ही आपने राजनीतिक कर्मभूमि क्यों चुना? मैं गुरुटेक सिटी में रहता हूँ और वो बावल में ही है। मेरा वोट टवाना में मैं वोट पोल करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई जहाँ पे आप रह रहे हो, और इतने दिन से मैं यहाँ पे गुरुटेक सिटी में रह रहा हूँ, पहले मनचंदा में रहता था, फिर मैं गुरुटेक सिटी में रहा। तो बावल में मैं ये देखता हूँ कि भाई सबका राइट है इलेक्शन लड़ने का और टिकट मांगने का। तो बावल मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मैं उसी में मेरा रेजिडेंस है और उसी में लोग मिलने आते हैं। तो लोग मेरे से चाहे बावल के हैं चाहे रिवाड़ी के लोग हैं, तो कोई काम छोटा मोटा काम के लिए आते हैं, तो मैं उनको कभी निराश होने नहीं दिया मैंने। और मैं एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करता हूँ। और जो आप देखते हो, मेरा कभी भी आपने यहाँ रिवाड़ी में देखा हो, कभी कंट्रोवर्सी में मैं कभी आया नहीं। और उसके हिसाब से जो भी लोग मेरे को काम की बोलते हैं, मैं उनका काम तहे दिल से कराने की कोशिश करता हूँ और उनका पूरा सम्मान करता हूँ मैं। और मैं देखता हूँ कि बावल के जो लोग हैं अगर उनका सम्मान हम करते हैं तो
वो हैप्पी फील करते हैं और वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमें आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बावल के लिए अभी आगे पार्टी डिसाइड करेगी, बट मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी जी। बावल में वर्तमान विधायक बनवारी लाल है, डॉक्टर बनवारी लाल है, 2 बार से विधायक रह चुके हैं और इस बार भी उनकी चर्चा चल रही है, उनके नाम पर चर्चा चल रही है। तो इन चर्चाओं के बीच कृष्ण कुमार अपनी कहाँ संभावना देखते हैं? मैं वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो 2 बार के विधायक है। बट मेरा अपना एक प्रोफाइल है, मैं एक अपने प्रोफाइल के हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो काम है मैं वो करता हूँ, और वो उनका जो काम है उन्होंने किया है। अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं समझता हूँ कि पार्टी उनको टिकट दे और मैं उनके साथ रहूँगा। अगर मान लो पार्टी को ये लगा है कि भाई कृष्ण अच्छा काम कर रहा है पार्टी के लिए, तो पार्टी कृष्ण को टिकट दे, वो मेरे साथ रहे। तो और मैं कभी कोई कंट्रोवर्सी में ना उनके साथ, ना कभी मैं किसी के साथ पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। और जो पार्टी डिसाइड करेगी जो भी करना है मैं उसका वेलकम करूँगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि भाई मेरे को कोई इस तरह का काम करना है। मैं अभी भी काम ही कर रहा हूँ, पार्टी का ही काम कर रहा हूँ और पार्टी में रह के काम कर रहा हूँ। जबकि मेरा जो कमीशन है वो एक तरह से मैं और प्रोग्रामों में कम जाता हूँ, लेकिन ये पार्टी का जो भी मेरे को काम मिलता है वो मैं बखूबी निभाता हूँ। और डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँगा। मान लीजिए बावल से आपको टिकट मिल जाती है, तो आप बावल को क्या देना चाहेंगे? बावल के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या विजन होगा? क्या रोड मैप हो सकता है आपका? मैं ये कह रहा हूँ, बावल का सबसे बड़ा तो एक गार्बेजिंग का मैंने देखा है सिस्टम वहाँ पे। बड़ा बावल में जो लोग हैं ना, मैं गया हूँ तो वहाँ पे बड़ा राम सिंहपुरा साइड में मैं गया वहाँ उसमें जब मैं गया तो वहाँ पे बड़ा धुआं और इस तरह की चीज़ें थी, क्योंकि वो बिल्कुल पहाड़ बनता रहा। मेरा ये सब्जेक्ट भी है, गार्बेजिंग, स्वीपिंग और सीवरेज सिस्टम। तो मुझे इसमें भली बात नॉलेज भी है कि इसको कैसे हम कर सकते हैं और कैसे इसको सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे इको ग्रीन का भी, मैं इको ग्रीन के जो गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जो बतवाड़ी में जो इन्होंने पार्ट बना दिया था, वो पावर जनरेशन की बात करी थी, तो मैं उनको बोल के भी आया था। पहले 2 विजिट करे मैंने वहाँ पे। वैसे ही मैं यहाँ पे जो पहले ये जो किसको कांटेक्ट दिया, कैसे इनका एमओयू साइन हुआ है, वो मुझे उसमें नॉलेज नहीं है। अदरवाइज़ तो ये जो बावल के जो लोग हैं वो बड़े दुखी है, और जो बावल के जो लोग हैं उनको मैं पूरा सम्मान दूंगा। और मैं ये कहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग होते हैं वो फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, क्योंकि हम जब एमएलए बनते हैं, डॉक्टर साहब जब एमएलए बने हैं तो उनकी वजह से बने हैं। वो उन्होंने वोट दिया है तो वो एमएलए बने हैं और वो मंत्री बने हैं। वैसे ही मैं चाहूँगा कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो मेरे को जो वोट देंगे लोग, तो उसका मैं पूरा सम्मान करूँगा उन लोगों का। वो कभी भी मेरे पास आए, कभी भी, अभी भी आते हैं वो, तो मैं उस तरह की मेरा नेचर ही वैसा है कि मैं कभी भी किसी को भी, चाहे उसने वोट दिया है नहीं दिया है, सबके मैं साथ रहने की कोशिश करता हूँ और उसी प्रिंसिपल पे मैं काम करता हूँ। एक मेरी जिज्ञासा है, आपने भाजपा को ही क्यों चुना है? भाजपा में मैंने इसलिए चुना क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं पार्टी के, तो उनको मैंने देखा कि भाई ये जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके चलती है पार्टी। तो मैंने देखा कि जैसे मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं था, मैं एक आम आदमी था। तो आप देखो, मैं 2018 से वाइस चेयरमैन हूँ, कंटिन्यू चेयरमैन हूँ। तो मेरे कोई फादर कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, कोई ब्रदर पॉलिटिक्स में नहीं था, कोई घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा का जो प्रिंसिपल है कि किसी को भी कहीं से भी और कैसे भी सबका विकास और सबको डेवलप करना है। तो इसलिए मैं इस पार्टी में आया कि जो मैंने काम किया उसी का पूरा जो पार्टी सम्मान देती है। ऐसा कोई है नहीं कि आप किसी भी जगह अगर रहते हो, मान लो संगठन में आप रहते हो, तो संगठन का काम करें दिल से, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे यहाँ चीज़ें हैं वो अपने आप वॉच होती रहती हैं और उसी का आपको आगे बेनिफिट मिलता रहता है। अगर आप काम नहीं करोगे, आपको दायित्व दिया और उसमें काम नहीं किया आपने, तो वो भी देखती है पार्टी। तो इसलिए मैंने चुना कि सबके साथ वाली जो बात है उसमें एक अलग से इनके अपने पार्टी के प्रिंसिपल है, तो उन्हीं से इंस्पायर हुआ मैं और फिर मैंने भाजपा को चूज किया। गुरुग्राम से जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, आप बावल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आपके साथ उनकी कैसी ट्यूनिंग है? क्या आपको उनका आशीर्वाद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि मैं अभी जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था तो मैं सारे प्रोग्राम में उनके साथ था और मैं नूह तक मैं उनके साथ गया। और जितने भी मेरे जो लोग थे, जो मैं ये कहूँ कि जितने मेरे से जुड़े हुए, जो मैंने काम किया हुआ है, वो लोग वहाँ पे भी वेलकम किया। और राव साहब यहाँ के साउथ हरियाणा के एक बड़े लीडर हैं और
उनके साथ मेरा कभी भी ऐसा रहा नहीं कि भी कोई इस तरह की बात हुई, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं सबके साथ मिलके चलता हूँ, और वो तो उनका आशीर्वाद मुझे लगता है कि बना रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं वो सबसे बड़े लीडर मैं मानता हूँ उनको, और उनके साथ मैंने काम किया, और बहन आरती राव के साथ भी काम किया, सभी प्रोग्रामों में मैं रहा हूँ, और कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई इस तरह की दिक्कत। सर, अब आपसे सफाई कर्मचारी आयोग को लेकर बात करते हैं। आप लंबे समय से आयोग के चेयरमैन का दायित्व निभा रहे हैं। सफाई कर्मचारी आयोग कर्मचारियों के लिए क्या कल्याणकारी योजना लेकर आया है आपके समय में, यानी कहे तो भाजपा के कार्यकाल में? इसमें पहले तो मैं हमारी पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हरियाणा में 2018 में ये आयोग बना, और उसमें एज ए वाइस चेयरमैन में रहा, और कंटिन्यू में 3 ईयर वाइस चेयरमैन, उसके बाद एडिशनल चार्ज मेरे पास चेयरमैन का था, उसके बाद मैं भी कंटिन्यू चेयरमैन हूँ। और इसकी जर्नी मैं आपको अगर बताने लगूँ तो बहुत सारे काम मैंने करवाए हैं। सफाई कर्मचारियों का जो मनोबल है इस टाइम हरियाणा में बहुत ही अच्छा मनोबल है, और इंडिया में मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा अगर सैलरी सफाई कर्मचारियों को मिलती है तो हरियाणा में मिलती है। और जितने भी जो पॉलिसी मैटर पे मैंने काम किया है उस पे, चाहे इनका आउटसोर्स पॉलिसी 1, 2, उसके जितने भी कर्मचारी हैं, मैक्सिमम कर्मचारियों को हमने इस पे HKR में आ गया, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम था उसको एकदम ब्रेक करना था, और वो मेरा एक विजन भी था और एक टारगेट था कि इसको हम कैसे इसको ब्रेक करें। वो हमने स्टॉप किया है। और मैं इन सफाई कर्मचारियों के बारे में, चाहे सीवरेज सिस्टम हो, चाहे आपका गार्बेजिंग हो, चाहे आपका स्वीपिंग हो, स्वीपिंग में इनका मेरा ये रहा है कि गार्बेजिंग में या सीवरेज में कि हम इनको मैकेनाइज कैसे करके इनको रिहैबिलिटेट कैसे करें। तो मैं जब इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर मनोहर लाल जी थे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट कर करके इस तरह के डॉक्यूमेंट और इस तरह की पॉलिसी बनवाई जो हरियाणा में ही है वो। और वो जो पॉलिसी है, जो हमारा जो कर्मचारी था पहले, जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम था, उसको ठेकेदार आता था और पैसे लेके दूसरा भर्ती करता था, उसको निकाल देता था। ये हमने पॉलिसी बनवाई कि भाई जो भी कर्मचारी है उसको आप निकाल नहीं सकते, चाहे वो ठेकेदार आपके 10 बदल जाए, और उनको मैक्सिमम लोगों को HKR में वो पोर्ट करा दिया है। क्योंकि रिसेंटली, चाहे आप एक बार HKRN के बारे में बता दीजिए। HKRN एक गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम का जो वो था, उसको ब्रेक करके गवर्नमेंट ने एक अपनी इंडिविजुअल बॉडी बनाई है। उसका एक एज ए CEO होता है। CEO मिस्टर अमित खत्री है अभी, पहले मिस्टर पांडुरंग थे। तो CEO क्या देखता है कि जितने भी जो उनके ESI EPF और उनका जो मंथली बेसिस पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता था कि उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी, तो वो HKRN इसको मॉनिटरिंग करता है। जैसे कि अभी हरियाणा रोजगार कौशल निगम में एक कॉर्पोरेशन बना दिया है। कॉर्पोरेशन का जो मॉनिटरिंग है एक IAS ऑफिसर करता है। तो उसमें जितने भी कर्मचारी हैं, मान लो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में 250 कर्मचारी हैं, तो 250 कर्मचारी का जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट था वो पहले कॉन्ट्रैक्ट को देता था कि आप इसको, हमारा स्वीपिंग है या हमारा और भी दूसरे काम है, जैसे मैं PGIMS रोहतक की बात करूँ, चाहे आपके MD रोहतक की बात करूँ, अपने यहाँ जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी कर्मचारी मैंने HKR में पोर्ट करा दिए हैं। वो पहले क्या करते थे कि भाई उनकी सैलरी, उनका ESI EPF वो पूरा उनका नहीं होता था, और HKR में अब वो मॉनिटरिंग होने लगा है कि भाई आपने टाइम पे उनका ESI दिया, EPF दिया कि नहीं दिया। और जो एक बजट एलोकेट करते हैं, वो बजट मान लो यूनिवर्सिटी का एलोकेट किया कि आपका स्वीपिंग का इतना बजट है, तो वो सारा उनका जो मंथली वाइज चेक है वो HKR में जाएगा। HKR अपनी सर्विस चार्ज लेता है, वो 2% के करीब, 2 या 3% करीब सर्विस चार्ज लगाता है उस पर। वो काट के फिर वापस जो सैलरी है वो HKR के थ्रू उनके अकाउंट में आ जाती है। तो ये हुआ जो मीडिएटर है, जो एक मध्यस्थता जो करता था आदमी, उसको स्टॉप करने के लिए एक ये माननीय उस टाइम मुख्यमंत्री से मनोहर लाल जी की एक मुहिम थी, और उसमें एक फॉर्मेट भी बनाया। उसमें फॉर्मेट ये बनाया, वो पहले मैंने सफाई कर्मचारियों के लिए एक फॉर्मेट बनाया था कि जो सफाई कर्मचारियों का जो सिलेक्शन होता था, वो सिलेक्शन जैसे इनके यूनियन के लीडर्स होते हैं, और जो इनके डिपार्टमेंट के, जैसे मैं नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका की बात करें, तो उसमें उनके थ्रू वो भर्ती हो जाते थे और वो अपने लोगों को एडजस्ट करा देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब उनको जो लोग हैं
जो मान लो अगर सफाई कर्मचारी लगाना है या कोई और दूसरा लगाना है, तो उसमें जिसके घर में पहले नौकरी नहीं है, वो मेरिट बेस पे एक फॉर्मेट बना दिया गया, उस पर वो कंसीडर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है। और जैसे मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की बात करूँ आपको, जब से मैंने ज्वाइन किया तो इनका ऑनरेरियम पे थे, ये इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। ये हमारे से पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको भर्ती कराया था 3100 रुपये के ऊपर, और आज इनकी 16,000 रुपये सैलरी है। तो उसमें इनका ESI EPF हमने, हमारी सरकार ने लागू किया। मैंने उसमें बहुत जो पॉलिसी थी उसको देखते हुए सरकार को एक सबमिशन रखी कमीशन की तरफ से कि भाई इनका ESI EPF इनका भी लागू होना चाहिए जैसे दूसरे कर्मचारी हैं। उनका हुआ, क्योंकि मैंने एक सजेशन दिया कि भाई आप क्योंकि 20% से ऊपर आपका EPF में कंसीडर करते हैं, अगर आपके इतने लोग हैं तो वो EPF आपका कटेगा। तो फिर मैंने उनको सजेशन दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस टाइम मिस्टर सुधीर राजपाल थे जब ये ऑर्डर आया, तो उनको मैंने बताया कि भैया आप एक ब्लॉक को यूनिट मान के आप उसमें एक ब्लॉक में मान लो 65 लोग हैं या 60 लोग हैं, तो उसको करके आप उसको एक ब्लॉक यूनिट माने और उसको ESI EPF काट लें। अदरवाइज तो ये जो अमेंडमेंट कराना पड़ता पार्लियामेंट में, ये क्वेश्चन जाता, फिर ये अमेंडमेंट होता। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमने कमीशन की तरफ से सजेशन दिया, और उनका 11,000 के करीब कर्मचारी हैं, उनका सबका ESI और EPF कटने लग गया और वो उसका सुविधा भी ले रहे हैं। HKRN से कब से जोड़ा गया है? HKRN को इनका मैक्सिमम, मतलब ये मैं आपको पर्टिकुलर डेट तो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग कितने टाइम हो गया लगभग 3-4 साल हो गए इनको, क्योंकि वो अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन के जो लोगों ने बताया हमारे को भी HKRN में डलवाओ, क्योंकि अभी MD यूनिवर्सिटी का मैं उदाहरण देता हूँ। अभी 1 साल पहले ही उनको मैंने कराया, 250 कर्मचारी तो बड़े सफर थे पहले PGIMS रोहतक के, क्योंकि उन लोगों को देखता ही नहीं था पहले कोई। और 55,000 के करीब मेरे पास डेटा है, विद फोन नंबर है, मैं उनको बात करता रहता हूँ, उनके कॉल आते हैं। तो ये इतना बड़ा जो डेटाबेस तैयार किया है, ये बहुत मेहनत की है कमीशन ने, और सभी को हम बताते हैं कि भाई ये जो लोग हैं, इतने बड़े जो ग्रुप में लोग हैं, इनका हमें जो हमारा जो सफाई कमीशन है उसका एक्ट है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग, हमारा जो कमीशन है उनका सीधा सा है कि इनको रिहेबिलिटेट करना है, इनको एंटरप्रेन्योर बनाना, और इनका मोटिवेशन जो एक टारगेट रहता है कमीशन का कि इनको हम कैसे इससे जो स्वीपिंग है, गार्बेजिंग है, इनको हम कैसे इनसे डाइवर्ट करके और दूसरी जगह इनको सेट करें। तो अभी पीछे सीवर बोर्ड वाटर सप्लाई की मीटिंग थी CM साहब की, मैं 5 मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ। उसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं बावल से, जो अभी मंत्री है प्रेजेंट, बनवारी जी, वो भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ। तो उसमें हमने CM साहब थे उस टाइम, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग हुई नहीं, पोस्टपोन हो गई, अभी होने वाली है। तो उसमें खट्टर साहब ने ये किया था कि भी जो भी सीवर मैन है और जो स्वीपर है, उनको ही उसमें हमें कॉन्ट्रैक्टर बनाना है। और वो पॉलिसी हरियाणा में फर्स्ट टाइम हरियाणा में आई है, उसका ऑर्डर भी आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, और 22 के करीब लोगों का जो अभी है हमने पब्लिक हेल्थ को डेटा दिया है। और उसमें तकरीबन वो लास्ट मोमेंट पे है कि उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल का जो अपना ठेकेदारी एक लाइसेंस होता है वो लेना पड़ता है, और उन बच्चों ने वो तकरीबन लास्ट मोमेंट पे है, किसी का GST नंबर का, किसी का लेबर डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है, तो वो फाइनल टच पे है। और मैं समझता हूँ कि जब 22 लोग हरियाणा में बच्चे जो डिपेंडेंट्स हैं उनके, सफाई कर्मचारियों की या उनके, तो एक उनमें एक ये लगेगा कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उनका, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो वो इस स्वीपिंग के जो काम से वो इधर इसको रिहेबिलिटेट करके और दूसरे काम में लगेंगे। तो ये इस तरह की जर्नी मैं करता रहता हूँ। और यहाँ तक का अभी तक का जो सफाई कर्मचारी आयोग का काम बहुत बड़ा काम है जो इन लोगों के लिए किया है, और वो सरकार ने हमारी, अगर BJP नहीं होती तो कांग्रेस ने पहले कभी किया नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हरियाणा में ये आयोग बना है। पहले नेशनल कमीशन होता था, उसके जो मेंबर्स थे और चेयरमैन थे वो आते थे और फिर चले जाते थे। मैंने 48 विजिट किए हरियाणा में, 48 के 48 विजिट किए हैं जब, तो मैं उन लोगों से मिला हूँ, 250 लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, और
आपके रेवाड़ी में भी मैं 3 विजिट कर चुका हूँ, और जितने भी यहाँ सफाई कर्मचारी हैं मैक्सिमम मुझे बाई फेस जानते हैं, और बहुत लोगों को मैं बाई नेम जानता हूँ। तो अभी भी यहाँ पे अभी 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे हमारे जो है महेंद्र हैं यहाँ के नगर परिषद के, वो रिटायर हुए हैं, तो मैं उनके रिटायरमेंट पे भी गया। मैं उनको मोटिवेट करके आया, बहुत अच्छा मैं उनको मोटिवेशन दे के आया कि भाई आप कोई भी आगे काम करे तो अच्छा काम करे, और जो लोग थे वहाँ पे उनको भी बोल के आया कि भाई अपना ईमानदारी से काम करें, ताकि सरकार भी आपको ईमानदारी से आपके जो सैलरी है वो बढ़ाए। और रिसेंटली अभी 1000 रुपये इन लोगों के बढ़ाए थे सीएम साहब ने। तो ये जो है ये एक तरह से कमीशन का जो मैं काम करता रहता हूँ। हाँ, जो दायित्व मेरे को दिया है सरकार ने, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है कि हरियाणा में कोई ऐसा कोना नहीं है जो मैंने विजिट नहीं किया हो। तो वो उसका रिजल्ट है कि सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कहीं भी मैं बुलाता हूँ, कल भी मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैंने बावल में जयपुर जा रहा था, तो मैंने देखा कि कावड़ी ये वहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत कंक्रीट थे, और उसके हिसाब से देखते हुए मैंने अपने लोगों को, इनको कर्मचारियों को बुलाया और उसको क्लीन कराया रोड को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि NHI का काम था वो, लेकिन उन्होंने भी, मैंने कहा उनको भी सेवा करो, अभी ये जो आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने मन से सेवा की, और बहुत अच्छी उन्होंने 2 घंटे लगाए और वो पूरा कंक्रीट वहाँ से हटाया। जी, सिर पर मैला ढोने की प्रथा के बारे में बताइए, इसके बारे में क्या कोई मैकेनिज्म डेवलप हो पाया है जिससे इसे पूरी तरह रोक लग सके? हमारा हरियाणा जो है ना, मैनुअल स्केंजर जो है ना फ्री जोन है, क्योंकि मैनुअल स्केंजर हमारे हरियाणा में जो है गवर्नमेंट, ये हरियाणा का इसमें स्केंजर नहीं है यहाँ पे। और इसमें हमने जैसे आपका मैला ढोने की बात है, तो यहाँ पे जो फ्री जोन की वजह से इनका इंडिया में हरियाणा 2-3 स्टेट और है जहाँ पे फ्री जोन है। तो मैंने जो काम किया है सीवरेज सिस्टम के लिए, जो काम किया है सीवरेज में जो डेथ होती थी उसको अब 0 टॉलरेंस पे आ गई है वो हरियाणा में, और वो जो डेथ हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर्स में हो रही है, और उन जिसको अवेयरनेस कैंपेन में चला रहा हूँ उसके लिए। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे रेवाड़ी में, इससे पहले 3 महीने पहले हमने एक सेंसर मैंने मंगवाया अमेरिका से, और वो सेंस करता है इसमें हाइड्रोसल्फाइड मोनोक्साइड और मीथेन जो गैस है, जिससे मीथेन का क्या है कि वो बेड पे नीचे रहती है, और मेन होल में जब वो कोई आ गई उसको मेन होल का ढक्कन भी जब खोलता है तो इमीडिएट वो सक करके वो तब भी वो डैमेज करती है। तो वो सारी चीज़ें, और इसके पब्लिक हेल्थ को एक डायरेक्शन दी है कि भाई आप इनको सबको ट्रेनिंग दें और इनको सेफ्टी गार्ड्स दें। और पहली बात तो अब हरियाणा में बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि 30 लाख इनको जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा, और ये बिल्कुल अंदर जाना बिल्कुल बंद है। इसमें जो अपना जो मैनुअल स्केंजर की जैसे बात करी आपने, तो उसमें मैनुअल स्केंजर फ्री है, लेकिन ये सीवरमैन का जो अपना जो बड़ा इशू है पूरे इंडिया में, जो बड़ा इशू है ये, उसका मैंने बहुत काम किया इस पर, और इसमें इसका तो मुझे डेप्थ में नॉलेज है, क्योंकि मैं यहाँ पायलट प्रोजेक्ट करा चुका हूँ पहले रेवाड़ी में। मैंने नीचे ग्राउंड लेवल पे सेंसर लगाए थे। यहाँ पे आपके जो सीवर का जो लेवल है वो आपको चंडीगढ़ में भी कहीं पे भी आपको देख सकते हो, उस पर डैशबोर्ड पे आप उसको देख सकते हो, और वहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हो कि इसका जो लेवल है, वाटर लेवल है या सीवरेज सिस्टम का, जो जब भी वो ऊपर नीचे होता है तो उसका आप लेवल वहाँ देख सकते हो, कहीं पे भी अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो। तो वो भी सरकार ने बोला है कि इसको हम एक 1 टाइम जो है ना, एक बार वो कॉस्ट है उसकी, और उसके बाद फिर जो आपके सीवर है उसमें वो सीवर सिस्टम से पानी जो बाहर आता है ओवरफ्लो होना बंद हो जाएंगे। बट अब इसमें क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है गवर्नमेंट में जो हमें करनी है, और उसमें उसके लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे टेक्नोलॉजी है, तो उसमें हम काम कर रहे हैं, और मैं बार बार उस पर सजेशन देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि अमेरिका से सेंसर मंगाया, उसका मैंने डेमो लिया है अभी। वो आपको ऊपर से ही आपकी गैस का जो है वो उसका देख सकता है लेवल की भी, इसमें मीथेन कितना है, इसमें हाइड्रोसल्फाइड कितना है, मोनोक्साइड कितना है, हीलियम, ये मतलब इस तरह की जो गैसेज है इसमें, जो डेंजर गैसेज हैं जिससे डेथ होती है। और ये डेथ अब ऐसे हो गया कि ये किसी को पता नहीं थी पहले। अभी ये जैसे अभी अमृत योजना में भी कई डेथ वहाँ पे अपना उधर पलवल में हुई 2 डेथ। अभी एक सेफ्टी जो है अपने घर में ही सेफ्टी टैंक में डेथ होगी 3, वो ऑनर भी एक्सपायर हो गया, वो बहादुरगढ़ में हुई। इसके लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं? इसके लिए मैंने सजेशन दिया है कि भाई इसके लिए एक
अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी। लोगों को ये पता नहीं है कि भी इसमें जब हम कोई पाइप या कोई हम सीवरेज या एसटीपी वगैरह साफ़ करते हैं, कोई क्लीन करते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उसमें मैं समझता हूँ कि उससे क्लीन करने से पहले हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितनी % गैस है और कितना ये डेंजर जोन में है अपना एसटीपी की नहीं है। तो वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं सरकार, और उसको मैं बार-बार बोलता रहता हूँ कि भई ये चीज़ें आप लेके आइए। अब पब्लिक हेल्थ ने बिल्कुल ये बैन कर दिया। अब सुपर शक्कर मशीन्स इन्होंने खरीदी है और रोड स्वीपर्स भी खरीदी है, जिसकी जैसे मैं बोल रहा था आपको, इनको मैकेनाइज़ करना है हमने, क्योंकि फुली अगर ये मैकेनाइज़ हो जाएंगे और तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। और मैकेनाइज़ होने के बाद इन्होंने बोला है कि हमारी जॉब चली जाएगी। तो मैंने इनको बोला है कि भाई आपका जो ड्राइवर है और जो इस पे 2 हेल्पर है, वो इन्हीं में से सफाई कर्मचारियों में से ही या सीवरमैन में से इन्हीं को हमने ट्रेन करना है, और इन्हीं को हमने इनको बिजनेसमैन बनाना है। तो वो सरकार की पॉलिसी भी आ गई है और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। जी, इंजीनियर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हैं। कल यानी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि आरक्षित वर्ग के अंदर कोटे के अंदर ही कोटा दिया जा सकता है। ये एक बड़ा फैसला है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे मैं ये कहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया, क्योंकि जो क्रिमिनल एयर से जो ऊपर चले जाते हैं लोग, जैसे मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ एक तरह से, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो एंड ऑफ द क्यू लोग हैं, जो वो चीज़ें वहाँ पे सफ़रर हैं, वो उस तरीके का उनको बेनिफिट नहीं मिला है। और वो बेनिफिट ले तो कैसे ले, क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है, वो एजुकेशनली उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें वो स्ट्रीमलाइन में वो पीछे रह जाते हैं। तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, और इसका मैं स्वागत करूँगा कि इस तरीके का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी पहले। और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसमें तो अगर मान लो मैं अपनी इंडिविजुअल कोई बात कहूँ, तो मुझे वो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो लोग जो पीछे रह गए हैं वो आगे आएंगे, और जो लोग आगे हैं वो आगे तो हैं ही हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अब थोड़ी पारिवारिक बात कर लेते हैं। आपकी स्कूल से लेकर इंजीनियर बनने तक के सफर के बारे में बताइए। कहाँ से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं बड़ा डाउन टू अर्थ रहा हूँ, और अभी भी बच्चों को अपनी बोलता हूँ, क्योंकि लाइफ में आपको कभी भी आप जब कोई नीचे से काम करना स्टार्ट करते हो, जैसे एजुकेशन से आपने पूछा मेरे से, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और +2 भी मैंने नॉन मेडिकल गवर्नमेंट स्कूल से किया है। और फिर मैं मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज में आया, तो मुझे इंग्लिश समझने में, बोलने में बड़ा हेजिटेशन होता था। और बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूल के हमारे साथ आए तो बड़ा अजीब लगता था कि भाई 91 में जब एडमिशन लिया मेरे टाइम में, तो अब उसके बाद मैंने वहाँ देखा कि भाई बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे, बहुत सारे IAS के बच्चे हमारे साथ आए। तो हमने उनके साथ कन्वर्सेशन किया, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि भाई काफ़ी डिफरेंस था। लेकिन 1-2 साल के बाद जब सेकेंड ईयर में आए हम, फर्स्ट ईयर छोड़ के, तो फिर वो बिल्कुल मिक्सअप हो गए थे हम। और जो एक इंटरनेशनल, या क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी मुरथल में है, और मुरथल एक इंटरनेशनल हब है, क्योंकि वहाँ ढाबे इतने ज़्यादा फेमस हैं। और हाँ, तो उन्हीं के पीछे हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हम बैठते थे वहाँ पे। अमेरिका से लोग आ रहे हैं, कनाडा से लोग आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से, हम देखते थे उनको कि भाई ये सारे फॉरेनर जो फॉरेन से आ रहे हैं, और वो NRIs आ रहे हैं। तो हम उनको जब देखते थे तो हमारे में कॉन्फिडेंस आता था कि भाई हम भी ऐसे ही कहीं जाएंगे। तो मेरे साथ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट, काफ़ी सारे अमेरिका में हैं, काफ़ी सारे अच्छे लेवल पे है, पोजीशन पे है। और मैं भी भगवान की दया से स्ट्रगल किया। मैंने जॉब किया यहाँ पे 6-7 साल इंडस्ट्री में, और उसमें क्वालिटी एश्योरेंस में मैंने काम किया। और फिर उसके बाद यहाँ बिजनेस में मैं आया, और फिर रिवाड़ी आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे आके एज ए वाइस चेयरमैन बना, पार्टी ज्वाइन किया। पहले मैं इसमें ITC में था, वो क्लासेस अटेंड करते थे। 2-3 लड़के थे हम कॉलेज में। चौधरी सूरजबान का बेटा उस टाइम आज गवर्नर थे, वो UP, उनका लड़का भी मेरा जूनियर था, और बहुत सारे लोग थे। तो हम इकट्ठे वहाँ पे काम करते थे, और तब हमें लगता था कि भाई हमारी जो पार्टी है, उस टाइम हरियाणा में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हमें लगे रहते थे। और आज जैसे मौका मिला, तो फिर हमें काम करने का मौका मिला, तो मैं कंटिन्यू
काम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो मुझे पार्टी ने, सरकार ने जो दायित्व दिया, आज तक मैं उसमें कभी कोई कोताही मैंने बरती नहीं। और चाहे मैं सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन 2021 की बात करूँ, करनाल में जब हमारा किसान आंदोलन था, तो उसमें मैंने वही कार्यक्रम किया और सीएम साहब ने मेरे को बोला कि भाई ये कार्यक्रम करना है। तो मैंने सिर्फ उनसे एक बात कही कि आपने ओपन करना है, कितने लोगों का करना है। तो वो बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा और उसके बाद हमारे जो कार्यक्रम थे वो कंटिन्यू हुए। तो वो एक कॉन्फिडेंस था, कमीशन ने जो काम किया। और जो एज ए फैमिली मेम्बर में हमारे जो सफाई मित्र है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ रहने की कोशिश करता हूँ। तो उनका प्यार था कि मैंने एक बार बोला उनको, और सभी लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम रहा। आप कभी देखोगे तो वो हमारी वेबसाइट पे भी हमने डाला हुआ है, इतना अच्छा कार्यक्रम रहा। और फिर हम वो जर्नी करते करते आज मैं यहाँ पे जो चेयरमैन भी हूँ आपके सामने, और कंटिन्यू मैं हूँ और लगातार 2018 से काम कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई काम छोड़ा हो, या अभी भी जो इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी मैटर पे भी मैं अभी भी काम कर रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें हैं जो अभी इनके लिए करनी है। तो हम देखते हैं कि सफाई कर्मचारियों की काफी कमी हो गई है, सफाई नहीं होती है, शहर में कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी रहती है। तो क्या कभी आपने पैरवी करी है इसकी? रेगुलर भर्ती की बात मैं कहूँ तो 4200 भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे, उन्होंने बोला था कि 4200 इनको रेगुलर करना है पेरोल पे। तो उसको डिप्टी कमिश्नर उनके चेयरमैन है। तो वो बीच में थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम आई थी। जो इनके यूनियन के जो लीडर है, उनके बीच में थोड़ा कंट्रोवर्सी आया कि भाई हमने ये, उन्होंने अपनी डिमांड रखी 2-4, तो वो बीच में थोड़ा सा रुक गया वो। लेकिन वो 4200 भर्ती है जो पेरोल पे जो लोग हैं, जो था, तो उनको रेगुलर करना था पहले। तो वो कई जगह तो बीच में इनके इंटरव्यू भी है, और कई जगह कई नगर परिषद नगर पालिकाओं में बुला के बात भी करी। तो अभी ये जो आपने बोला कि कर्मचारियों की जो कमी है, इसमें 167 पोस्ट है रेवाड़ी की, और 9300 पोस्ट के करीब पूरे हरियाणा की है। वो जो यूएलबी में उसकी फाइल पड़ी है और सीएमओ में वो जा चुकी है। क्योंकि मैं जब सीएम साहब यहाँ आए थे तो मैंने देखा था यहाँ पे कि भी यहाँ पे कर्मचारियों का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो कर्मचारी है यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे भी नगर परिषद से भी 167 के करीब सैंक्शन पोस्ट इन्होंने भेजी हुई है। तो अप्रूवल उसका आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो कमियाँ हैं ये कर्मचारियों की हो जाएंगी। और सरकार से एक बार मैं भी अपने लेवल पे बात कर लूँगा कमीशन की तरफ से, सीएम साहब से। तो ये अगर ये पोस्टें आ गई तो 9300 लोग और भर्ती हो सकते हैं इसमें, और जो शहर है वो अच्छे से क्लीन हो सकता है। और पूरे हरियाणा की बात करें तो बहुत सारी जगह, जैसे गुरुग्राम में भी अभी माननीय मंत्री जी जो है राव इंद्रजीत जी ने भी वहाँ पे उनको टाइट किया, और अधिकारियों को टाइट किया और उनको डायरेक्शंस दी है कि जो ये सिस्टम है या स्वीपिंग का, इसको ठीक किया जाए। और उन्होंने काफ़ी कल ही उनको डायरेक्शन दी है। तो जो कमियां हैं सफाई कर्मचारियों की, तो उसको भी अगर हम सरकार से कमीशन की तरफ से एक वो देंगे, अपना मेमोरेंडम देंगे, और उसके हिसाब से एक रिप्रेजेंटेशन देंगे सरकार को कि भाई इनको कंसीडर करके इनको जल्दी से जल्दी आप इनको लगाया जाए और इनकी भर्ती की जाए। जी, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।